नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की 6 क्लास जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्टेरॉयड जिनको कहा जाता है, ये किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, जबकि ध्रुवों से क्या है, थोड़ी चपटी है। यूं ऐसे बिल्कुल राउंड ऐसे नहीं है, ध्रुवों से ऐसे है, चपटी। जैसे ऐसे ऐसे कर दो, फिर इसको आपसे मिला दो यूं यूं, तो ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का ही लघु रूप है, जो एक वास्तविक प्रतिरूप है पृथ्वी जैसा दिखने वाला। तो ये ग्लोब आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं रखा हुआ। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये वाला, इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जरूरी। बस ये है कि ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। बस इतनी लाइन काम की है। तो किसी स्थान की स्थिति कैसे बताएंगे? आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये झुकी हुई अवस्था में है। ये इस प्रकार से है, ये बीच में देखिए, इस तरह से आपको दिखेगा यूं। ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है ग्लोब रखा हुआ कि इसको इधर से और सीधा कर दो फिर बीच में ऐसे लाइन खींच दें। ग्लोब हमेशा आपको इसी तरीके से दिखेगा, यूं। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ये अक्ष, ये देशांतर, अक्षांश, ये सब किसके बनाए हुए? वैज्ञानिकों के बनाए हुए। तो ये हमने हमारी सुविधा के लिए मान लिया, क्योंकि पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो अब झुकी होने के कारण हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली, बीच में ऐसे सुई है, और जैसे यूं चारों ओर पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। इसमें कौन सी चीजें आपके काम की है? ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उनको उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये पृथ्वी घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत कहा जाता है। दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये विषुवत है। अब ये कहेंगे साहब इतना नीचे कैसे दिख रहा है? ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाता है। ये जो पूरा विषुवत वर्त है, ये देखिए सब ये ऐसे हैं, ये पृथ्वी पर यूं इस प्रकार से ये
चारों तरफ से बने हुए, इनको वर्त कहते हैं। अक्षांश वर्त कहते हैं इनको। और जब इसी को ही हम मानचित्र के रूप में पूरे मैप को ऐसे बना लेते हैं, तब हम उसको बीच में जब रेखा खींचते हैं तो हम उसको कहते हैं विषुवत रेखा। और इसको जब ये गोल है पृथ्वी जैसी, मतलब ग्लोब कैसा है, जैसी पृथ्वी है, तब हम इसके चारों तरफ जो यूं एक काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश वर्त कहते हैं। जो कि विषुवत वर्त के समानांतर खींचे जाते हैं, उनको अक्षांश वर्त कहा जाता है। और विषुवत वर्त क्या है, यह पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर और दक्षिण भाग को बीच में बांटने वाला एक बीच में जो रेखा है, एक वर्त है, उसी को हम कहते हैं विषुवत वर्त। तो विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वर्त शून्य अंश को दर्शाती है, 0 डिग्री। चूंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। तो अब चूंकि ये देखिए एक वर्त है पूरा, भाई ये वर्त ही तो है जब आप चारों तरफ खींच रहे हो, और पूरे वर्त का जो मान है वो 360 डिग्री होता है। तो पूरा वर्त जो होता है वो तो 360 डिग्री होता है, और हम जो दूरी माप रहे हैं तो वो फिर 1/4 हुई इसकी, यानी 90 अंश। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे ऊ के आगे डॉट या द के आगे डॉट अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे नामक दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, 20 डिग्री। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वर्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में, और बेलो होरिजोंटे विषुवत वर्त के 20 अंश जो है वो दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बेलो होरिजोंटे जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। और चित्र में देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर होते जाते हैं, अक्षांशों का आकार भी घटता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो दूरी होती है अक्षांशों के मध्य, वो यही होती है 0 डिग्री। और चूंकि पृथ्वी क्या है, थोड़ी गोल है, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वर्त भी क्या होते जाएंगे, थोड़े जो क्या होते जाएंगे, आकार में छोटे होते जाएंगे। ये देखिए यहां पर सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी यहीं पड़ेगी, विषुवत वर्त पे, विषुवत रेखा पे। और जैसे जैसे आप देखिए, चूंकि गोलाई है यहाँ पे ऐसे, तो फिर रेखा भी आप खींचेंगे तो देखिए कम होती जाएगी ना, धीरे धीरे छोटी रेखा होती जाएगी। और ध्रुवों पर तो आकर के बिल्कुल एकदम डॉट ही हो जाता है, ये डॉट। तो 0 डिग्री जो है उसको विषुवत वर्त कहते हैं, और इसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। तो ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम कहते हैं करक रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव वर्त। और ये 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वर्त। और फिर जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं।
विषुवत 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। तो ये कौन कौन सी है, तो जो ये माप में इसमें लिखा हुआ है। और ये महत्वपूर्ण अक्षांश के साथ ही यहाँ क्या है, ताप कटिबंध, कि कौन कौन से एरिया में कौन से ताप के अंतर्गत आता है। सूर्य की रोशनी जो पड़ती है, देखिए जो भाग सूर्य के बिल्कुल सामने रहेगा सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाएगी। अब जैसे मान लीजिए इधर से हमने कोई बल्ब जलाया और बल्ब के सामने हमने गोल ये कोई रोशनी रखी और बल्ब के सामने हमने कोई एक गेंद रखी जो कि गोल है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सबसे ज्यादा जो बल्ब की रोशनी है वो पड़ेगी यहां बीच में सी। और फिर वो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो उत्तरी ध्रुव ये जो ये है कर्क रेखा, यहां भी जाएगी रोशनी। और फिर वो जैसे घूमते घूमते वापस से 23.5 डिग्री झुके वाला हिस्सा भी आएगा तो मकर रेखा पर भी सीधा चमकेगा वो। लेकिन मेनली बात यह है कि जो सामने वाला हिस्सा है 0 डिग्री वाला, सबसे ज्यादा तापमान वहां पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे सूर्य की रोशनी जो है वो तिरछी होती जाएगी और धीरे धीरे कम रोशनी होती जाएगी। कई तो ऐसे स्थान 0 डिग्री तक आते आते ऐसे स्थान है जहां सूर्य की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है। तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इन दोनों के जो बीच वाला भाग है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसके बाद में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच के जो भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ऊपर है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और फिर 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक है उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं और यह दक्षिणी शीत कटिबंध इसको यहां कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मकर का 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये सब पढ़ लिया हमने। पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब यहां इन्होंने एक चित्र दिखाया है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज और कम क्षेत्र पर फैलता है, जबकि तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। तो तिरछी सतह होगी तो वही बात है, सूर्य की रोशनी कैसे हो जाएगी, फैल जाएगी वहां पे। जितनी तेज यहां पड़ती है वहां यहां नहीं पहुंच पाएगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तापमान भी कम होता जाएगा। कई बार राजस्थान में जुड़े हुए एग्जाम में इतने अच्छे से प्रश्न पूछता है वो, राजस्थान का जैसे वो सीधा पूछ लेगा, ये राजस्थान का मैप है और कि सूर्य की रोशनी को कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश कम होते हुए किस प्रकार से जो है तापमान कम होता है, ऐसे जिलों को उनके क्रम में लगाए, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। अब 4 जिलों का नाम दे दिया और पूछेगा कि सूर्य की सबसे तिरछी रोशनी जो है, तिरछा प्रकाश किस जिले में पड़ता है। अब आप देखिए इसमें सबसे तिरछा प्रकाश, तो सबसे उत्तर का जो जिला होगा वहां सबसे पड़ेगा तिरछा, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये विषुवत रेखा हो गई और यहां 23.3 से 30.12 तो ये 0 है और ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा। तो 23.3 यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30.12 ये राजस्थान के उत्तरी अक्षांश की दूरी है, उत्तरी अक्षांश का जो गैप है बीच में। तो हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं ना यूं, तो जो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो सूर्य की रोशनी तिरछी होती जाएगी। तो सबसे नॉर्थ का जो जिला आएगा जैसे गंगानगर, और जैसे मान लीजिए अब यहां गंगानगर दे दिया, नागौर दे दिया, नागौर के बाद में यहां एक जिला और दे दिया जैसे पाली है, और सबसे लास्ट में दे दिया मान लीजिए उदयपुर। अब इनमें सबसे तिरछी रोशनी किस पे पड़ेगी, तो गंगानगर पे। सबसे इन चारों में तिरछी रोशनी कम किस पे पड़ेगी सबसे, तो वो उदयपुर पे। सबसे ज्यादा तिरछी किस पे पड़ेगी, गंगानगर पे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है
इसे ही उष्णकटिबंध कहते हैं। तो अब चूंकि कर्क रेखा और मकर रेखा वाला भाग जो है ये तो हमेशा सूर्य के सीध में ही रहेगा। कभी विषुवत रेखा बिल्कुल सीध में, कभी जो कर्क रेखा है कभी वो सीध में, और कभी मकर रेखा सीध में। तो आएगा तो उसी तापमान अधिक रहेगा उष्णकटिबंध में। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, तो आप देखिए यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो इसी कारण से जो ताप इस ताप कटिबंध में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर आपको उनका रंग जो है वो बहुत ज्यादा फेयर नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा जो है वो फेयर नहीं मिलेगा कलर। अब साउथ में आप चले जाइए भारत में। अब भारत का जैसे मान लीजिए उत्तरी अक्षांश क्या है, ये भारत है। उत्तरी अक्षांश क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और राजस्थान में बांसवाड़ा, यहां से आपको पता है कि कर्क रेखा निकलती है ऐसे। अभी राजस्थान की अगर बात करूं तो भारत के 8 राज्य हैं जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो आप देख लीजिए कि 23.5 डिग्री वहां निकल रही है राजस्थान के बांसवाड़ा इधर से। तो 23.5 डिग्री से और नीचे चले जाइए। अब आप जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे कलर जो है वो लोगों का रंग जो है वो गहरा होता जाएगा, यानी जैसे काला होता जाएगा। सांवला कह लो, धीरे धीरे सांवले की तरफ बढ़ते बढ़ते गहरा रंग होता जाता है। और दक्षिण में आप पूरी तरह केरल, तमिलनाडु और ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश इधर चले जाओ, आपको लोगों का कलर बहुत गहरा मिलेगा। उसका कारण है सूर्य हमेशा जो है वो सीधा चमकता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ भारत में, भारत इतना विशालकाय देश है, तो जैसे ये सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है लद्दाख, उस तरफ आप आते जाओगे वहां लोगों का रंग देखो आप, जैसे जम्मू कश्मीर वाले जो हैं। तो 37.6 में यहां यह हाल है। आप और सोचो ऊपर तरफ जो ये रूस वाले हैं, चीनी हो गए, ये जो कंट्रीज हैं ऊपर, जैसे इधर ब्रिटेन वाले हैं, तो जो ऊपर जैसे जैसे लोग रहेंगे उनका कलर भी जो है वो बहुत ज्यादा गोरा होता जाता है। तो ये सूर्य के तापमान के कारण है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववर्त, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। अब जैसे ऊपर आपको बताया था मैप में, सबसे ज्यादा जो सीधी किरणें पड़ेगी इधर ही, ये वाला भाग हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी, तिरछी भी होती जाएगी। तो इसलिए हमने इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा, शीत प्लस उष्ण। ना तो पूरी तरह से उष्ण है और ना पूरी तरह से शीत है, सम तापमान सा रहता है। और बिल्कुल फिर यहां आ जाओ उत्तरी ध्रुव में 66.5 से, तो शीत कटिबंध जहां बहुत ज्यादा ठंड रहती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ऊपर ज्यादा नहीं जा पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये नॉर्मली कटिबंध के बारे में है। अब है देशांतर क्या होता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हैदराबाद और भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब जैसे हमने कहा, जैसे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अब क्या सिर्फ इतना बताने से आप वहां तक जा सकते हो? भाई 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कहां जाओगे, ये 0 डिग्री या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पूरी लाइन खींच दो पृथ्वी पे गोल यूं। तो अभी 25 डिग्री की जो रेखा है इसमें पूरा पूरा 360 डिग्री घूम के आ जाओ। जब तक देशांतर वाली स्थिति नहीं आएगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ यूं कोई रेखा जहां नहीं आएगी कहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और साथ में हमने कह दिया मैं 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, तब हम वहां आ सकते हैं कि अच्छा यहां ये और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बिंदु अब मिल गया, तो वहां उसकी बिल्कुल सही स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। ये आपके सामने है मैप। ये देखिए, ये इन्होंने 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा के ये पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। तो पूर्व की तरफ हम कहते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। ये अर्धवर्त है और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ते पर ही घटती या जाती है या ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। तो सभी देशांतर तो मिलती है, आप देखिएगा यहां से ये चित्र है आपके सामने, ये देखिए। अब ये अर्धवर्ती हैं, यहां से जैसे ये ऊपर है तो यहां से देशांतर रेखा शुरू करके आप और 0 डिग्री ऊपर देशांतर से 0 डिग्री दक्षिण तक ले गए, बिल्कुल यूं अर्धवर्ती है, कोई पूरे वर्त पे नहीं बह रहे हम, एक तरफ आधे पर जा रहे हैं। फिर जैसे ये रेखा आ जाएगी तो निकल तो ये यहां से एक जगह से रही है, तो जैसे जैसे यहां से नीचे तक आएगी तो इनके बीच में दूरी भी बढ़ती जाएगी और ध्रुवों पर जाकर के वापस उसी जगह जाके मिलेगी। तो ध्रुवों पर से निकलेगी, यहां से तो ये पास पास होगी यूं देखने में ऐसे, और आगे जाकर के फिर ये फैलती है यूं यूं ऐसे। तो हो गया ना कि ध्रुवों के पास तो इनकी दूरी कम होती है, आगे दूरी बढ़ती है और फिर आगे जाकर के फिर वापस कम हो जाती है, तो बीच में दूरी ज्यादा होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। तो लंबाई तो समान ही है इनकी। अब जो अक्षांश वर्त थे जो गोल घूम रहे थे यूं, तो जैसे जैसे हम ऊपर या दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो घेरा भी कम होता जा रहा था यूं। जबकि देशांतर रेखाओं की अगर आप बात करेंगे तो इनकी ये लंबाई तो समान ही है सबकी, लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। यहां से 0 डिग्री से लास्ट के 0 डिग्री तक जाओगे तो लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, लंबाई तो वही रहेगी। हाँ, बीच में इनके आपस में दूरी जरूर इनके बढ़ती है दो देशांतरों के बीच में, लेकिन यहां तो लंबाई तो वही रहेगी सभी की, आप किसी भी तरफ चले जाओ इसमें। तब सभी देशों ने इनमें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामियोत्तर से यानी देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए। तो उस टाइम देखिए जब पूरी दुनिया पे ब्रिटेन का शासन था तो उन्होंने अपने ही नगर से 0 डिग्री को मान लिया। और ये रेखा भी कैसी है, एक काल्पनिक रेखा है, कोई धरती पर वास्तव में ऐसी रेखा बनी हुई थोड़ी है। अगर भारत का उस वक्त पूरी दुनिया पे राज होता, हो सकता है भारत वाले कहते कि भारत में दिल्ली से 0 डिग्री हम देशांतर रेखा निकालेंगे, हो सकता है पूरा विश्व उसी को स्वीकार करता। पृथ्वी तो गोल है, जहां मर्जी है आप वहां से रेखा निकालो, दोनों तरफ वही समान रहेंगे। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलाकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्सर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर रेखा जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहां जैसे ये 0 डिग्री है, इससे जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो जैसे 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऐसे करते 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 आप लास्ट में 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर पर पहुंचे। और आप पूर्वी देशांतर से भी चलते 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 रेखाएं खींचते खींचते जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो आई, ये दोनों दरअसल एक ही है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा।
तो अब आपसे पूछे कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? एक तो ये 0 डिग्री वाली हो गई, 0 डिग्री, और इसके अलावा 179, 179। क्यों? क्योंकि जो वो 180 डिग्री वाली है वो दरअसल पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखा 180 डिग्री वाली एक ही है, तो एक वो होगी 180 डिग्री वाली, चाहे पूर्वी देशांतर से जाओ पश्चिमी देशांतर से, वो एक ही रेखा है 180 डिग्री वाली। तो ये इन को काउंट कर लो आपस में, एक तो 0 डिग्री वाली 179, 179, और वो एक 180 डिग्री वाली, तो कितने हो गए ये? 360। कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360। तो 360 ऐसे आता है, कई बार गणना करने के लिए विद्यार्थी सोचता का चाहे 180 डिग्री पश्चिमी 180 डिग्री पूर्वी का, ये हो जाती होगी 360। 360 ऐसे नहीं हुई है, एक 0 डिग्री है, तो एक तो ये हो गई 179, 179, एक तरफ पश्चिमी देशांतर वाली 179, पूर्वी देशांतर वाली 179 तक, और 180 डिग्री पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखा एक ही है, तो एक वो होगी, टोटल मिलाओगे तो हो जाएगी 360। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामियोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो रेखाओं का जाल है, दक्षिणी ये जो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, ये जो जाल है इसी जाल को ही हम कहते हैं ग्रिड। ग्रिड इसी को कहा जाता है। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अतः उस बिंदु को देखे जाए दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। वही है जैसे उदाहरण के तौर पर बताया 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो वो जो जहां रेखा आएगी वही बिंदु जो है वहां आप पहुंच जाओगे। बाकी ये प्रयोग प्रयोग है। ये विश्व के समय क्षेत्र बता रखे हैं, हर देश का अपना एक मानक समय होता है। अब आता है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो कि दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सभी ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो सूर्य देखिए पृथ्वी पश्चिम से, ये मैंने चीज पहले भी आपको बहुत बार समझा रखी है। जब आरबीएससी की किताबें पढ़ाई थी तभी पूरा समय निकालने का अच्छे से तरीका बताया था कि समय किस तरह से हम निकालते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, तो जो भाग सूर्य के सामने पहले आएगा तो वहां सूर्योदय सबसे पहले होगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहां समय बाद में आएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी जो देखिए दो गतियां मैंने आपको बताई थी ग्रहों की, उपग्रहों की, एक तो है परिभ्रमण, एक है परिक्रमण। तो ये जो गति है परिभ्रमण, इसका मतलब होता है अपने ही स्थान पर घूमना, और परिक्रमण चारों तरफ घूमना। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसको हम कहते हैं परिक्रमण, और अपने ही स्थान पर जो घूमती है वो है परिभ्रमण। तो जो दिन रात बनते हैं वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण बनते हैं। पृथ्वी गोल है, जो भाग सूर्य के सामने आता जाएगा वहां रोशनी होती जाएगी, और 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। भाई 360 डिग्री है, 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में।
तो अब इसको कर लो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 एकम 2 और 15 दूना 30, 15 आगे। यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर जो है वो क्रॉस कर लेती है? 15 देशांतर। तो अब हम बात करें कि 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमेगा? 4 मिनट में। अब आ गया ना कि 15 डिग्री देशांतर 60 मिनट में है, तो 60 बटे 15 डिग्री से कर लो इसको, 15 चौके 60, यानी 4 मिनट में एक देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। एक देशांतर जो है वो क्रॉस कर लेती है सूर्य के सामने। एक देशांतर घूम जाएगा, एक देशांतर आगे निकल जाएगी 4 मिनट में। 4 मिनट में क्रॉस करेगी तो तभी तो ये 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री पूरा घूम जाएगी। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट। तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहां का दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, जो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि पर होगा। देखिए इसमें समय कैसे निकालते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से। तो पूर्व वाला भाग पहले आएगा, तो यानी यहां समय पहले आएगा। तो अब जब आपको समय बताना है, भाई समय आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे? पूर्व की तरफ वाला जो भाग होगा, इसमें आपको अगर पश्चिम से पूर्व का समय पूछा जा रहा है तो हमेशा उसमें समय ऐड ही करना होगा, और पूर्व से पश्चिम की तरफ का समय पूछा जा रहा है तो वहां हमें समय हमेशा जो है वो माइनस करके चलना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दिया ना इसने, ये कि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहां उस समय क्या समय होगा? तो अब जैसे 12 बज रहे हैं दोपहर के, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो एक देशांतर क्रॉस करने में कितना समय लेती है आपको पता है? 4 मिनट। तो 15 इंटू 4 कर दो, कितने आगे? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय लिया। तो 12 के अंदर अब जो है आप 1 जोड़ दो, तो कितने आ गए? 1 बजे। और यही 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर हमसे अगर पूछता कि देशांतर पर 12 बजे हैं, तो बताओ 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या बजा होगा? तो पहले तो हम गैप निकालेंगे बीच में। तो ये 15 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री, तो कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 15 डिग्री का। तो 1 डिग्री में कितने मिनट क्रॉस करता है? 4 मिनट। 15 इंटू 4 बराबर में 60 मिनट आ गया। लेकिन चूंकि पश्चिम की तरफ का है, तो पश्चिम की तरफ का है तो हमें माइनस करना पड़ेगा 12 में से। 12 में से माइनस कर देंगे 1 घंटा, तो कितने बज गए? 11 बजे। तो अगर हमें पूर्व के 15 डिग्री देशांतर का पूछता है तो 1 बज रहे हैं उस समय, पश्चिम का पूछता है तो उस समय 11 बज रहे हैं। मतलब उस समय जब दोपहर के ये 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हो दोपहर के, उस समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 11 बज रहे होंगे, और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय 1 बज रहा होगा। इस प्रकार से किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामयोत्र पर सभी स्थानों का स्थानीय जो समय है वो समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामयोत्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। रेलगाड़ियों, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो भाग सूर्य के सामने पहले आता है, पूर्व की तरफ वाला, और गुजरात इधर सबसे पश्चिम में पड़ता है, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब वैसे तो अगर देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है, सूर्य सबसे पहले उदय वहां होगा, और सबसे पहले अस्त भी कहां होगा? अरुणाचल में ही होगा। जो भाग सबसे पहले उदय हुआ है सबसे पहले वही अस्त होने के लिए भी वही निकलेगा क्रॉस।
जहां सबसे लेट सूर्योदय होता है, सबसे लेट सूर्यास्त भी वहीं होगा। तो जो ये समय का बीच में अंतर आ जाता है, ये समय का अंतर जो इतना आता है, लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आ गया समय में, ये जितने जो देशांतर का अंतर है बीच में। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। या देखिए, इन्होंने 68 डिग्री, ये जो 97 डिग्री लिखा है, एक ये एवरेज लिखा होगा, ये द्वारका और डिब्रूगढ़ के लिए, डिब्रूगढ़ क्या ये जो ये एवरेज इन्होंने लिख दिया है, ये कोई भारत का, ये पूर्वी देशांतर का ये सही सटीक मान नहीं है। ये 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट है, ये सही मान है इसका। तो ये तो समझाने के लिए उन्होंने एक एवरेज यूं रेखाएं खींच दी कि ठीक है ये है। तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इलाहाबाद से निकलेगी यहां से यूं। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के यानी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जानते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। यानी भारत के समयानुसार मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर है? अब यह अंतर आएगा क्योंकि ग्रीनविच नगर 0 डिग्री, हमने मानक समय के लिए रेखा माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये देखिए, कभी 82.5 को ऐसे मत लिख देना, 82.5, यहां ये 30 मिनट है, तो इसको 82.5 डिग्री को आधा डिग्री जो लिखा जाता है उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मत लिख देना कभी। यहां का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो इस प्रकार से ये समय है। अब ये 82.5 डिग्री का ये 5 घंटा 30 मिनट आगे कैसे आया है? अब आप देखो, ये पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और हमें कहां का समय निकालना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रहा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 0 डिग्री से ये कितना आगे है, तो अब उसके लिए समय निकालना है। तो अब आप समय कैसे निकालोगे? अब चूंकि समय होगा तो कैसे, तो प्लस ही होगा, क्योंकि पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय प्लस ही होगा, जुड़ेगा ही। तो सबसे पहले तो ये 82.5 डिग्री है, तो इस 30 को छोड़ो आप, ये तो आधा हो गया भाई। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री तो पूरे देशांतर, 30 मिनट मतलब ये आधा देशांतर है। तो अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82 देशांतर हो गए, और एक देशांतर जो है वो क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। तो पहले तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट आ गया कि 328 मिनट का समय लगेगा। 328 मिनट की दूरी पर है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री से। इसके बाद ये आधा देशांतर और बाकी है, तो आधा देशांतर जो है वो क्रॉस करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो इसमें 2 जोड़ दो, 330। अब इस 330 को घंटे में वापस बदल दो। अब आप इसको घंटे में बदलोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 330/60 का वैसे अगर करोगे समय में निकालोगे तो 6×5=30, यानी 300 मिनट के तो हो गए 5 घंटे, और बाकी जो बचे 30 मिनट उसके कितने हो गए? आधा घंटा। तो 5 घंटा 30 मिनट, ये निकाल दिया, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो अगर उस वक्त लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं, तो भारत में उस समय शाम के कितने बजे हैं? 7:30 बज रहे हैं। इस प्रकार से तो हमारा जो समय है वो
लंदन से हमेशा यानी ग्रीनविच नगर से जो है वो हमेशा 5.5 घंटे आगे ही रहेगा। अब ये प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है कितना है? आप देखिए क्या होगा सही उत्तर। तो 0 डिग्री हो जाएगा इसका। जो प्रमुख याम्योत्तर यानी जो देशांतर रेखा है उसका मान क्या है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुव, विषुवत और कर्क रेखा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध किसके नजदीक होता है? ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180 और 90। कितनी है देशांतरों की कुल संख्या? तो मैंने आपको बता दिया कुल संख्या कितनी है, 360। कैसे है वो अभी बताया था वीडियो में। दक्षिणी ध्रुव वर्त है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो दक्षिणी ध्रुव वर्त कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रीड किसका जाल है? तो अक्षांश यानी समांतर रेखाओं और देशांतरीय याम्योत्तरों का। तो क्या हो जाएगा इसका? ए ही हो जाएगा, यही सही है। जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है, इसी जाल को ही तो हम क्या कहते हैं? ग्रीड कहते हैं। तो ये 4 प्रश्न हो गए। इन चारों में से आपको कितने आते थे कमेंट करके बताइए जरूर। अब ये जो खाली स्थान वाले हैं अब ये आप भरो इसमें। मकर रेखा अब कहां पर स्थित है? अब आपको देखना है इसमें। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 0 डिग्री याम्योत्तर को किस नाम से जानते हैं? देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ घटती जाती है? और उत्तरी ध्रुव वर्त किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न है। अब आप इनको सोल्व कीजिएगा। जैसे पहला है मकर रेखा कहां स्थित है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसी को तो हम कहते हैं मकर रेखा। तो इसी तरीके से आपको ये सब चारों भरने हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो और रीट मेरे इनमें एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में इनमें तो बहुत काम का है ये। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।